हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव के पार्ट 1 पार्ट 2 को पढ़ चुके हैं, जिसके लास्ट वीडियो में हम लोग ध्वनि के चाल पर प्रभाव में घनत्व के प्रभाव तक पढ़ चुके हैं। आज हम ध्वनि तरंग के पार्ट 3 को देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ध्वनि के लक्षण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि के जो लक्षण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है तीव्रता यानी इंटेंसिटी, दूसरा है तरातु यानी पिच, तीसरा है गुणता यानी क्वालिटी। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे आवाज़ सुने होंगे, जिसमें आपको कुछ आवाज़ मोटा, कुछ आवाज़ पतला, कुछ आवाज़ तेज और कुछ आवाज़ धीमा सुनाई देता है। इसका कारण क्या है, यह किस पर निर्भर करता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि के लक्षण का पहला गुण, तीव्रता को। तो देखिए तीव्रता क्या होती है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें कोई ध्वनि धीमा या तेज सुनाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, यानी इंटेंसिटी कहते हैं। यानी आपको तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें कोई भी आवाज़ या तो धीमा सुनाई देगी या हमें तेज सुनाई देगी। अब हम देखेंगे कि जो तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है। देखिए, जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह आयाम पर निर्भर करती है, यानी एम्पलीट्यूड पे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे एक चीज़ हम देख लिए कि जो इंटेंसिटी है वह आयाम पर निर्भर करेगी। तो देखिए, जो तीव्रता होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई समानुपाती, देखिए ये होता है आयाम, तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है तीव्रता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। या आप देखिए, हम समानुपाती को चिन्ह अगर हटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आई बराबर के ए स्क्वायर। जहां आप देख लीजिए आई क्या है, इंटेंसिटी, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड। यानी ये हो गया तीव्रता, ये हो गया आयाम। देखिए यहाँ पे ये किस तरह से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, तो आयाम पे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह आती है कि अगर दे दिया जाएगा कि ध्वनि की जो तरंग का अगर आयाम 2 है तो तीव्रता कितना हो जाएगी। तो देखिए, अगर आयाम का अगर 2 रखिएगा तो जो तीव्रता हो जाएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो तीव्रता हो जाएगा 4। अगर आयाम को आप 4 रखते हैं तो तीव्रता कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से आप न्यूमेरिकल भी इस पे बना सकते हैं। देखिए एक चीज़ हम देखें आयाम, तो देख लेते हैं कि आयाम कैसे निर्भर करता है। देखिए हम 2 फिगर बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम 2 फिगर बनाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा है जो अधिकतम है, अधिकतम विस्थापन को ही तो आयाम कहते हैं। तो इसका, इस फिगर का आयाम ये हो गया, और इस फिगर में देखिए इसका आयाम यह होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस दोनों फिगर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि इस पहला जो फिगर है इसमें जो आयाम है क्या है, अधिक है, और इसमें आयाम कम है, और फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या है, समान है। तो जब आयाम अधिक होगा, देखिए अभी हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखें क्या है, आई इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी तीव्रता है आयाम के वर्ग के समानुपाती होगा। तो इसमें जब आयाम बढ़ रहा था तो तीव्रता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इसमें आयाम कम है, इसका मतलब है इसमें तीव्रता क्या होगा, कम होगा। इससे आप पता लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे तीव्रता से संबंधित कुछ पॉइंट्स को। जैसे सबसे पहले मात्रक देखते हैं कि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट। देखिए तीव्रता की यूनिट वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको बेल कहते हैं। देखिए जिसको हम क्या बोलते हैं, बेल कहते हैं।
अब हम देखेंगे व्यवहारिक मात्रक की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। जिसको हम डेसिबल बोलते हैं। देखिए जो डेसिबल है यहाँ पे दो शब्द से मिलकर बना है, एक डेसी है दूसरा है बेल। तो देखिए पहला अक्षर हम डी लेते हैं और यहाँ बेल का पहला अक्षर बी लिखते हैं, तो इसका जो संकेत होता है डेसिबल का वो डीबी होता है। अब देखिए हम फ्रेंड्स देखेंगे कि बेल और डेसिबल में क्या रिलेशन होता है। देखिए जैसा कि हम डेसिबल को डीबी द्वारा डिनोट कर रहे हैं, तो ये वह एक जो डेसिबल होता है, देखिए यहाँ पे डेसी है, तो डेसी का मान कितना होता है 10 के पावर -1। अब बी से क्या है बेल है, तो 10 के पावर -1 बेल हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा इसको और आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 1/10 बेल, यानी 1 डेसिबल में 1/10 बेल होता है। देखिए बेल क्या था इसका एसआई मात्रक है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक डेसिबल होता है। तो ये था तीव्रता से संबंधित कुछ पॉइंट्स जिसको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पहले देखेंगे ध्वनि का स्रोत और उसके बाद हम देखेंगे तीव्रता, वो भी डेसिबल में कि कितना डेसिबल तक उत्पन्न होगी। तो देखिए सबसे पहले साधारण बातचीत, कि अगर आप आम बातचीत करते हैं तो उसमें जो तीव्रता उत्पन्न होगी वह 40 से 45 डेसिबल तक। देखिए अगर आप जोर से बातचीत करते हैं तो उसमें तीव्रता 50 से 60 डेसिबल तक उत्पन्न होगी। उसके बाद देखिए लाउड स्पीकर, यानी इसमें डीजे आ जाएगा साउंड, इसकी जो तीव्रता होती है 70 से 80 डेसिबल तक होती है। अगला देखिए जेट विमान, इसकी जो तीव्रता है 140 से 150 डेसिबल तक है। अगला देखिए मिसाइल, जिसमें रॉकेट आता है 180 से 190 डेसिबल। देखिए फ्रेंड्स हम जितने भी ध्वनि स्रोत देखे हैं और इसकी तीव्रता देखे हैं, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को कलेक्ट करके यहाँ पे एक साथ सभी को। देखिए फ्रेंड्स आप एक पॉइंट याद रखिएगा। देखिए तो पॉइंट क्या है, WHO के अनुसार ध्वनि स्रोत की जो तीव्रता होती है सहनशीलता के क्रम में 45 डेसिबल होती है। किसी व्यक्ति के लिए या शहर के लिए या कोई भी नगर के लिए कि उतना डेसिबल तक कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगी, तो होती है 45 डेसिबल। लेकिन इसके WHO के अनुसार एक उच्चतम सीमा भी तीव्रता के रखा गया है, वो होता है 85 डेसिबल। अगर 85 डेसिबल से ऊपर कोई भी ध्वनि आप सुनते हैं तो आपके कानों के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति 120 डेसिबल की ध्वनि या उससे ऊपर की ध्वनि अगर सुनता है तो वह व्यक्ति पागल भी हो सकता है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक टर्म यहाँ था WHO, इसके बारे में आप जानते होइएगा क्या होता है। W से वर्ल्ड, H से क्या होता है हेल्थ, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कितना हुई थी 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जिनेवा में है। चलिए अब हम देखते हैं ध्वनि के दूसरा लक्षण, जिसका नाम है तारत्व यानी पिच। देखिए तारत्व क्या होता है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें कोई ध्वनि मोटा या पतला सुनाई पड़ती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस ध्वनि के लक्षण को तारत्व यानी पिच कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो तारत्व होती है वो ध्वनि के आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होती है। तो देखिए पिच फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम तारत्व को बढ़ाते हैं तो आवृत्ति भी बढ़ेगी, अगर आप तारत्व यानी पिच को घटाते हैं तो आवृत्ति भी घटेगी। जिसको चलिए हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि पिच और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए हम दो फिगर बनाते हैं, ये
जो दिखा रहा है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और इसमें ये फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो देखिए उसका तरत्व भी क्या होगा, क्योंकि समानुपाती है तो तरत्व ज़्यादा होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब है तरत्व भी कम होता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे कि सबसे पहले तरत्व किस पे निर्भर करती है, तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइएगा तो तरत्व बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो तरत्व घटेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी के सिद्धांत पे एक क्वेश्चन आता है कि जो महिला की आवाज़ होती है वो पतला होती है और पुरुष की आवाज़ मोटा होता है। इसका कारण क्या होती है? देखिए अगर जिसका आवाज़ पतला होगा उसका तरत्व यानी पिच ऊंच होगा। देखिए पतला आवाज़ के लिए तरत्व ऊंच होगा और मोटा आवाज़ के लिए तरत्व निम्न होगा। देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे एक जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी आवाज़ पतला होता है और जो बड़े बच्चे होते हैं उसका आवाज़ मोटा होता है। इसका कारण क्या होता है? कि कारण यही है कि उसका जो पिच होगा वो बहुत ही ऊंच होगी, अगर मोटा आवाज़ है तो उसका पिच क्या होगी, निम्न होगी। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अब हम देखेंगे ध्वनि के तीसरा लक्षण को। देखिए तीसरा लक्षण क्या है, गुणता यानी क्वालिटी। गुणता क्या होती है? देखिए ध्वनि का वह लक्षण जो तीव्रता और तरत्व यानी इंटेंसिटी और पिच में अंतर स्पष्ट करता है, तो ध्वनि के उस लक्षण को हम गुणता यानी क्वालिटी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वालिटी कहाँ लागू होता है? जैसे देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी परिचित से बात करते हैं तो उसका बिना नाम बताए ही आप उसका आवाज़ पहचान लेते हैं। वह तो ध्वनि का क्या है, तीसरा ही गुण है, क्वालिटी, जिसके कारण आप बिना उसके नाम बताए ही आप पहचान लेते हैं कि आपके कोई परिचित है। या इसका एक और हम एग्जांपल देखें तो कोई भी आपके परिचित अगर अंधेरा में क्या होती है, बैठे हुए रहते हैं, तो आप उसके आवाज़ों से पहचान लेते हैं कि हमारे कोई परिचित है। तो इसी लक्षण को हम ध्वनि का तीसरा लक्षण, जिसको गुणता यानी क्वालिटी कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें देखेंगे ध्वनि के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। देखिए फ्रेंड्स, जो ध्वनि के बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें पहला है ध्वनि का परिवर्तन, उसके बाद अपवर्तन, उसके बाद प्रतिध्वनि, जिसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए ध्वनि का परावर्तन क्या होता है? जब कोई ध्वनि किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो उसी गुण को या उसी घटना को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, जिसको हम देखिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। और एक बात और कि जो ध्वनि का परावर्तन होता है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो करता है। तो चलिए हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कोई सरफेस है, ध्वनि का स्रोत यहाँ पे है कि कोई भी ध्वनि यहाँ से निकलती है, निकलने के बाद देखिए इस सरफेस से टकराई, यानी इसका जो मिडिल पॉइंट है यहाँ हो गया। टकराने के बाद देखिए यह क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित होने के बाद यह ध्वनि यहाँ पहुंची। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के अनुसार क्या होती है, इसके बीच में एक अभिलंब काम करती है। तो देखिए सबसे पहले जो सतह है इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ से जो ध्वनि का स्रोत निकली है तो यहाँ से आकर यहाँ पहुँच रही है मूल बिंदु पर, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो देखिए ध्वनि आ रहा है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आपतित ध्वनि। और देखिए यही ध्वनि इस सतह से टकरा कर वापस जा रही है, यानी
परावर्तित हो रही है, तो इसका नाम हो जाएगा परावर्तित ध्वनि। और ये बीच में क्या है, अभिलंब है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपतित ध्वनि और अभिलंब के बीच कुछ एंगल बन रहा है जिसको हम अल्फा नाम देते हैं, और अभिलंब और परावर्तित ध्वनि के बीच में यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है जिसको बीटा नाम देते हैं। तो देखिए यहाँ से भी पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपतित ध्वनि और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए जो अल्फा है, इस अल्फा को हम आपतन कोण कहते हैं, और इस बीटा को, देखिए अभिलंब और परावर्तित ध्वनि के बीच कोण बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ध्वनि का परावर्तन होता है प्रकाश का परावर्तन के नियम को फॉलो करता है। तो आप लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है, तो उसी प्रकार ध्वनि के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, जिसमें देखिए पहला नियम है कि जो यहाँ पे देख रहे हैं आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होता है। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा, जहाँ अल्फा क्या था, आपतन कोण, और बीटा क्या है, परावर्तन कोण। और दूसरा नियम है, देखिए आपतित ध्वनि परावर्तित ध्वनि एवं आपतन बिंदु पे, देखिए यह है आपतन बिंदु, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा नियम है, देखिए ये आपतित ध्वनि और ये हो गया यह परावर्तित ध्वनि, और इसके बीच में जो अभिलंब है तीनों क्या है, एक ही तल में होता है। तो इस 2 नियम को आप याद रखिएगा। इसी दोनों नियम पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल किस तरह पूछे जाते हैं, जैसे हम एक आपको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एंगल मान लें 20 डिग्री, तो यहाँ भी कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कोई भी रेखा होती है उसमें जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। तो देखिए यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। और पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है कितना डिग्री होता है, 180। 180 में से आप 40 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 140 बच जाएगा। अब जो 140 कोण बचा वो यहाँ से यहाँ तक कोण होगा। तो हम जानते हैं कि क्या है, अल्फा बराबर बीटा है। पूरा यहाँ से यहाँ कोण 140 है, अगर आप 140 को डिवाइड कीजिए 2 से, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये भी 70 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो इस पे आधारित आपसे अगर क्वेश्चन है तो आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इस पे न्यूमेरिकल देखें कि किस तरह न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और हम देखेंगे कि जो ध्वनि का परावर्तन होता है इस एप्लीकेशन का यूज करके एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ध्वनि के परावर्तन पे कौन कौन से जो उपकरण है इस पे आधारित होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका उपयोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, पहला हम उपयोग देखते हैं कि ध्वनि का परावर्तन है, जिसका पहला उपयोग क्या है। पहला है डॉप्लरी स्टेथोस्कोप में। देखिए दूसरा सिनेमा हॉल में। आप लोग जानते हैं कि जो सिनेमा हॉल होता है उसका जो आकार होता है वर्गाकार होता है, इसलिए क्योंकि उसमें ध्वनि का परावर्तन कराया जाता है। तीसरा देखिए सोनार में। अगला देखिए ये डिवाइस होता है जिसका नाम है कर्ण तुरीय, जिसको हम ईयर
ट्रम्पेट बोलते हैं। यह क्या होती है? जो व्यक्ति आवाज़ कम सुनता है वह व्यक्ति इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है ईयर ट्रम्पेट, जो आप देखे होइएगा कि कान में लगाए हुए रहते हैं। चलिए अगला यूज है इसका हॉर्न में, लाउड स्पीकर में, और ये अगला बिगुल में। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ध्वनि का दूसरा गुण को, जिसमें आता है प्रतिध्वनि यानी इको। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिध्वनि क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसका नाम से है इको, तो देखिए जब कोई ध्वनि दूर स्थित किसी टावर, पहाड़ से टकरा कर परावर्तित होती है तो वही ध्वनि बार बार सुनाई देती है, जिसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। इसका मतलब देखिए, अगर आप आवाज़ लगाते हैं, वो आवाज़ किसी दीवार या पहाड़ से टकरा कर उस आवाज़ को बार बार रिपीट करती है, तो उस ध्वनि को हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहते हैं। अब देखिए प्रतिध्वनि से संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला हमारा पॉइंट है कि जो प्रतिध्वनि होता है उसका प्रभाव हमारे कानों पर 0.1 सेकेंड, इसका मतलब क्या है? दशमलव को उड़ाइएगा तो आप कितना आ जाएगा? ये 1/10 सेकेंड। तो कभी ये रहता है एग्जाम में आता है, कभी 0.1 सेकेंड रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और जो अगला पॉइंट है वो सबसे वीवीआई है। देखिए क्या है कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए एक व्यक्ति और जो परावर्तक सतह होगा उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो 17 मीटर होगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सोनार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सोनार क्या होता है? यह एक यंत्र है जो पराश्रविक ध्वनि का उपयोग करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पराश्रविक ध्वनि, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? पराश्रविक ध्वनि। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस सोनार क्या है, एक तो संक्षिप्त रूप है, इसका जो पूरा नाम होता है यहाँ पे एसओ है, एसओ से होता है साउंड, और एन है, एन से होगा नेविगेशन। और देखिए यहाँ पे ए है, ए से होता है एंड, और आर से हो जाएगा रेजिंग। और हम देखेंगे सोनार का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यानी इसका उपयोग। देखिए हम यहाँ पे देख लिए कि क्या है, एक यंत्र है जो पराश्रविक ध्वनि का इस्तेमाल करता है। तो पराश्रविक ध्वनि का इस्तेमाल करके यह समुद्र की गहराई मापने में, और दूसरा कि अगर समुद्र में कोई भी जहाज डूब गई है तो उसको पता लगाने में, यानी डूबी हुई जहाज़ों को पता लगाने में। अब देखिए फ्रेंड्स, सोनार से संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उसका हम एक फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। तो देखिए यहाँ पे सोनार क्या है? पराश्रविक ध्वनि का उपयोग करता है, यानी ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि इसमें उपयोग होता है। तो अगर देखिए कोई भी ध्वनि अगर आएगी डी दूरी तय करके, फिर यह परावर्तित होने के बाद फिर डी दूरी तय करेगी, तो देखिए यहाँ पे जो कुल दूरी हो जाएगी वो डी प्लस डी, इसका मतलब है 2D। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे
2d लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चाल गुने समय बटा 2। इस फॉर्मूला का यूज न्यूमेरिकल बनाने में किया जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ध्वनि तरंग से संबंधित MCQ को देखेंगे और ध्वनि तरंग से किस तरह न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसके सभी कंसेप्ट को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।